आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का नॉवेलेट जंगली कबूतर। सुनिए जंगली कबूतर की पहली किस्त। नीम तारीख कमरे में आबिदा दोनों हथेलियों से कनपटियां दबाए गुमसुम बैठी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सुरमई धुएं की तरह कमरे में भरती जा रही थी, मगर फिजा से ज़्यादा गहरी तारीकी उसके वीरान दिल में घुटी हुई थी। आंसुओं के सोते खुश्क हो चुके थे, पलकों में रेत खटक रही थी। पास के बंगले में टेलीफोन की घंटी बराबर सिसकियां ले रही थी। घर वाले शायद कहीं बाहर गए हुए थे। नौकरों के क्वार्टर से धीमी धीमी बातों और बर्तनों की झनकार सुनाई दे रही थी। हाथ बढ़ाकर आबिदा ने डबल बेड पर पड़े हुए कवर की सिलवट मिटा दी। काश इंसान के हाथों में इतना दम होता कि दिल पर पड़ी तह बतह शिकनों को भी मिटा सकता। वहशत से मफलूज होकर उसने सिरहाने का लैंप जला दिया। बेड कवर के सब्ज और सुरमई शगुफे खिल उठे। आधा पलंग जाग उठा, मगर वो हिस्सा जहां माजिद सोते थे कब्र जैसी तारीकी में डूबा रहा। उनके सिरहाने का लैंप आबिदा की पहुंच से दूर था और वो ये भी जानती थी कि बेड लैंप की रोशनी उस तारीकी को ना तोड़ सकेगी जिसमें वो डूब चुके थे। इद्दत खत्म हुए भी 6 माह बीत चुके थे। अम्मा कितनी बार लिख चुकी थी कि बेटा ढंढार घर में कब तक अकेली जान को घुलाती रहोगी, मगर आबिदा ने गम को ज़िंदगी का सहारा बना लिया था। उसके पास और उनकी कोई दूसरी निशानी भी तो न थी। वो खूब जानती थी कि डबल बेड का आधा हिस्सा कभी उजागर न होगा। हाथ छू जाने पर उनका जिस्म चौंक कर दावत हमागोशी कभी ना देगा। उस कमरे में उनके मखसूस सिगरेट की खुशबू कभी ना महकेगी। अब कोई गुसल खाने में सुबह सुबह खटर पटर करके बेसुरे गीत न गाएगा, न बिना शेव किया किसी का खुरदुरा गाल ठोड़ी को छीलेगा। ऐन खिड़की के पास चमेली की झाड़ झनकार बेल पर चिड़ियां उधम मचा रही थीं। कोई बैलगाड़ी चूं चूं रोती हुई सड़क पर से गुजर रही थी। आबिदा दबे पांव उठी, अलमारी खोलकर माजिद की एक कमीज निकाली, उसे खूब दोनों हाथों से मसला, फिर बड़ी एहतियात से ज़मीन पर फेंक दी। कोट, पतलून और टाई बेढंगेपन से आधी कुर्सी पर आधी नीचे डाल दी। दराज में से एक सिगरेट और लाइटर निकला। सिगरेट सुलगाई, माजिद की तरफ का लैंप ऑन कर दिया और सुलगती हुई सिगरेट एस्ट्रे के होठों पर टिका दी। एकदम कमरे की वीरानी रफू चक्कर हो गई। आबिदा ने इत्मीनान से झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर माजिद का स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। मक्कन बाजी की शादी में पहली बार बारातियों के साथ कहे लगाते उसने भाई माजिद को देखा था। वो उसके दूर के रिश्ते की खाला के बेटे थे। देखा नहीं था, मगर सुना बहुत कुछ था उनके बारे में। निहायत फ्लर्ट हैं, अनगिनत नाकाम और कामयाब इश्क लड़ा चुके हैं। हर साल सुनावनी आती थी कि भाई माजिद ने किसी एक्ट्रेस से शादी कर ली।
फिर सुनते शादी होने वाली है, मगर किसी दोस्त की मतलूका बीवी से। कभी सुना एक लेडी डॉक्टर पर मेहरबान है, सिविल मैरिज होने ही वाली है। और वो स्कूल टीचर जिससे बेहद दोस्ती थी, खुदकुशी की धमकी दे रही थी। ये बातें सुन सुनकर बेइंतहा ग्लैमर तारी हो गया था भाई माजिद की ज़ात से। लड़कियां मज़े ले लेकर उनके इश्क के मार्कों पर तबसरे करती थी। बच्चिया की शादी के बाद ख़ानदानी दावतों में भाई माजिद को और करीब से देखने का मौका मिला। कतई यूसुफ सानी न थे, पर था कोई चाम कि मिलकर कुछ जी जलता, कुछ दिल में गुदगुदियाँ सी होती। लड़कियां तो बेतरह आशिक भी हो चुकी थीं और भाई माजिद से छेड़ी जाती थीं। अच्छा, तो आप आबिदा हैं? उन्होंने छूटते ही छींटा कसा था। जी, क्या आपसे किसी ने मेरी शिकायत की? आबिदा ने चट से जवाब दिया। नहीं तो, शिकायत तो नहीं की। ये मैंने कब कहा? आपने कहा तो कुछ इसी अंदाज में। बड़ी कयाफा शनास हो। जी शुक्रिया। और बड़ी तेज़ी से मुड़कर खाला बेगम का हाथ बटाने डाइनिंग रूम में चली गई। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका दिल खामखाह इस बुरी तरह धड़क रहा था। ए भी, ज़रा खीर के प्यालों पर पिस्ते की हवाइयाँ तो कतर कर छोड़ दो। ये लड़कियां तो खुदा जाने क्या पिचकारी कर रही हैं। खाला बेगम ने प्याज के लच्छे सीख कबाब की डिश में जमाते हुए कहा। आबिदा ने देखा 4-5 लड़कियां 2 खीर के प्यालों पर भजिया और उनके दूल्हे का नाम पिस्ते की हवाइयों से लिखने में जुटी हुई थीं। वो झुककर पढ़ने लगी तो शबाना ने शरारत से उसके होठों पर चांदी का वर्क लगा दिया। शबाना भाई माजिद की छोटी बहन, वो हर लड़की को भाभी कहकर चढ़ाया करती थी। खाना खिलाते में वो भाई माजिद के पास से गुजरी तो उन्होंने छींटा कसा। लोग खातिर मदारात की आड़ में तरमाल उड़ा रहे हैं। अच्छा, आप गैबदान भी हैं? या ऐनक में एक्सरे लगी है जो पेट के अंदर का हाल मालूम कर सकती है? उसने तुलसी से जवाब दिया। खुदा समझे, दिल फिर कुलांचे भर रहा था। पेट का एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं, होंठ जुर्म की गवाही दे रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। तब चुड़ैल शबाना खिलखिलाने लगी थी। पोंछने के बाद भी होंठों पर चांदी के वर्क का असर बाकी था। लेकिन जब उसकी नज़र भाई माजिद के सामने रखे खीर के प्याले में पड़ी तो दम निकल गया। आबिदा माजिद, पिस्ते की हवाइयों से लिखा हुआ था। उसने चाहा प्याला बदल दे, मगर हाथ बढ़ाया तो माजिद ने रोक दिया। जी, ये मेरे हिस्से का है। मैं वो दूसरा लाई देती हूँ। वो बौखला गई। अगर अम्मी ने प्याला देख लिया या किसी बुढ़े बुढ़िया की नज़र पड़ गई तो कयामत टूट पड़ेगी। क्यों, इसमें क्या बुराई है? कुछ नहीं, नहीं नहीं। उसने जल्दी से 5 उंगलियों से प्याला ढक लिया। तो फिर छोड़िए मेरा प्याला। माजिद की 5 उंगलियां ऊपर सवार हो गईं। आबिदा ने झिझक कर हाथ खींच लिया। ओह! भाई माजिद ने प्याले का राज मालूम करके लाल होना शुरू कर। आबिदा को काटो तो खून नहीं। वो तेजी से ग्लासों में पानी उंडेलने लगी। बाद में उसे हंसी आया करती थी, मगर उस रोज उसे शबाना की वो टांग ली थी कि रोते रोते निगोड़ी का मुंह सूज गया।
साथ में माजिद भाई का भी वो धोबी पाठ किया कि याद ही करते होंगे, क्योंकि शबाना लतरी ने सब रो रो के अपने भैया से जड़ दिया। शबाना को रुलाकर क्या मिला? मुझसे नफरत के इजहार के और भी तरीके हो सकते थे। वैसे इजहार की आपको ज़्यादा जहमत की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा कुद जहन नहीं हूँ। उन्होंने दूसरी किसी दावत में घेर लिया, वो मैंने गुस्से में, उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे शबाना पर ऐसा शदीद गुस्सा क्यों आया। वो बच्चा है, वो समझती है, जैसे वो अपने भैया पर जान छिड़कती है, और भी सब लड़कियां वैसे ही महसूस करती होंगी। आप उसे पसंद हैं, बेइंतहा पसंद है। अपनी दानिश में वो नहायत दिलचस्प हरकत कर रही थी। उस बेचारी के फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि आपको उसने इतनी बड़ी गाली दे दी। मुझे बड़ा अफसोस है, न जाने क्यों मेरी ज़बान को आग लग गई और मैंने बेचारी को डांट दिया। आबिदा का जी चाहा डूब मरे। ये सब क्या हो रहा था? सुनिए, वो जाने लगी तो भाई माजिद ने उसे रोककर पूछा कि आपसे जो कुछ किसी के बारे में कहा जाए वो बगैर पूछे गुछे यकीन कर लिया करती हैं, नहीं तो फिर आपने उसे ताने क्यों दिए? मैंने? पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। और ज़रा मुझसे माफ़ी मांगने की अहमियत पर भी गौर कीजिएगा। अगर कोई आपके बारे ऐसी वाहियात बातें करता तो बखुदा मैं कभी यकीन ना करता। क्यों यकीन ना करते? आपको क्या पता कि मैं जानता हूँ? क्या जानते हैं? आपको जानता हूँ। मेरी बहनें मुझे हर खत में आपकी एक एक बात लिखती हैं, हत्ता कि ये तक के फला दिन आपने कौन से कपड़े पहने थे। ओह, आबिदा को फिर गुस्सा आने लगा, लेकिन सिर्फ खुद पर। अच्छा ये बताइए, आवारा, बदमाश और लफंगा होने के अलावा मुझ में और क्या ऐब हैं? कुछ नहीं, उसने मरी हुई आवाज़ में कहा। भाई माजिद तेजी से मुड़कर और लोगों से बातें करने लगे। भैया माजिद चले गए, उससे मिले भी नहीं। अम्मी को सलाम करने आए, वो अंदर दुबकी बैठी रही। उन्होंने उसके बारे में पूछा तक नहीं, मगर एक हफ्ते के अंदर उनका पैगाम आ गया। बजिया ने बताया कि आबिदा की मर्जी पूछवाई गई है। वैसे अम्मी ने तो हामी भर ली है, यूं ही रस्मन। और जो मैं इनकार कर दूं तो है दीवानी हुई हो, इतना अच्छा लड़का है, हुआ करे। अगर मुझे पसंद हो तो चलो बनो मत, हमसे उड़ती हो, मुंह से बड़बड़ बकती हो। जरा आईना उठाकर सूरत तो देखो। और लाजवाब होकर आबिदा फूट फूट कर रोने लगी। ऐ भी दीवानी हुई है, इसमें क्या ऐब है? दिल ही तो दिया है, कोई खुदा ना करे इज्जत तो नहीं दे दी। बजिया, मुझे डर लगता है। काहे का? पता नहीं। चलो दीवानी न बनो, फिर कल शादी थोड़ी हो रही है। माजिद मियाँ ने तुमसे खत किताबत की इजाज़त ली है? नहीं भाई, दूसरे खत किताबत से क्या होता है? ऐ भी तो क्या कोर्टशिप लड़ाने के इरादे हैं? अरे तुम तो इतनी खुशनसीब हो
कि बातचीत का भी मौका मिला। हमने तुम्हारे दूल्हा भाई की एक झलक भैंस की कोठरी में सबसे छुपकर देखी थी, और अल्लाह कसम एक झलक ने अपने तो छक्के छुड़ा दिए। बस दिन रात ये लगता था वो आए हैं, बैठे हैं, घूर रहे हैं, आंखों ही आंखों में छेड़ रहे हैं। तो बजिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। दिल फेंक बेशक हूं, मगर इतना यकीन दिलाता हूं कि अब तक इस दिल को किसी ने लपका नहीं है। माजिद ने अपने खत में लिखा, और ये दावा नहीं कर सकता कि तुझसे शादी करने के बाद जाहिद खुश बन जाऊंगा। ये तुमको फैसला करना होगा कि तुम अपनी चीज़ वापस लेकर किसी और को देने दोगी या नहीं। मैं दिल लेने और देने की चीज़ नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं दिल लेने और देने की चीज़ नहीं समझती। दिल कुछ भी हो, आपकी मिल्कियत ही रहेगा। आप जी चाहे तो बांटते फिरिएगा, मगर ये याद रखिएगा कि मैं भागीदार नहीं बन सकूंगी। आबिदा ने जवाब दिया, भाई बड़ी कट हुज्जती करती हो। इसका ये मतलब है हमारी शादी नहीं हो सकती। माजिद ने लिखा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। आबिदा ने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया। शादी के बाद आबिदा को मालूम हुआ कि जो खतों के जरिए जीत सकता है वो जब आमने सामने हो तो इंसान कैसा बेबस, कितना मफतूह महसूस करता है। मैंने कभी किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत तो कुजा, उसके ख्याल को भी दिल में जगह नहीं दी थी। माजिद के इश्क में उसे खुदा का जलवा नजर आया। दोनों हाथों से अपनी दुनिया समेटकर उसके वजूद में डुबो दी, मगर निस्वानी खुददारी को हाथ से न जाने दिया। अगर माजिद को आने में कभी ज़रा देर हो जाती तो वो बेकरार दबदबाई आंखों से दरवाज़ा थका करती, लेकिन जब वो घर में दाखिल होता तो अपने दिल की धड़कनों को मसल कर बड़ी बेताल्लुक सी बनकर किसी फजूल से काम में लग जाती। वो बेकरारी से अपनी आगोश में खींचता तो वो जब्त करके उसके जोश पर ठंडे पानी के छींटे डाल देती। अरे अरे, ये कालीन तो देखिए, ठीक है ना। और माजिद कालीन को देखने लगता। इतने में उसका जोश ठंडा पड़ जाता। वो उसे प्यार की तरफ मुतवज्जो होने के कम से कम मौके देने के लिए नहायत खुश्क, इक्तिसादी और सियासी मसले में उलझा देती। और वो उस डबल बेड पर भी ज़रह बख्तर न उतारती, क्योंकि उसे डरती थी। वो हरजाई था ना। वो सोचा करती, अगर उसने वाकई अपना सारा वजूद उसके सुपुर्द कर दिया और अगर उसने उससे दगा की तो फिर वो कहीं की ना रहेगी, फिर वो जिंदा ना रह सके। इसलिए उसे हर वक्त यही जताती कि उसके अलावा भी दुनिया में काम की चीज़ें जो उसकी दिलचस्पी का बायस हैं। मगर एक वाक़ये ने उसकी पॉलिसी को चकनाचूर कर दिया। वही हुआ जिसे उसका डर था। माजिद के माजी को वो भूल जाना चाहती थी, मगर उसने बढ़कर उसका गला ही पकड़ लिया। एक दिन उसे किसी नामालूम शख्स ने फ़ोन किया कि माजिद को फ़ौरन अस्पताल भेज दो। कमरा नंबर 6 में उसकी बीवी के बच्चा हुआ है। बच्चा तो तंदुरुस्त है, मगर माँ का आखिरी वक्त है। जे हॉस्पिटल में है।
जब माजिद घर में दाखिल हुआ तो वो आबिदा को देखकर हवास बाख्ता हो गया। वो उस वक्त से वहीं टेलीफोन के पास बैठी थी। अभी तो उसके ब्याह की मेहंदी भी नाखूनों पर चमक रही थी, मगर उसका जिस्म सर्द था और चेहरा मिट्टी की तरह पीला। तुम्हारी बीवी के बच्चा हुआ है, उसने मुस्कुराकर कहा। अरे अभी तो शादी को 2 महीने भी नहीं हुए। भाई वाह। उसकी आवाज़ सुनकर माजिद के गए हुए हवास लौट आए और उसने उसे बाहों में समेट लिया। मजाक मत करो, इंसान हो या दरिंदे। वो उसे झटक कर दूर हो गई। एक बेकस औरत तुम्हारे कमीनेपन का शिकार हो रही है और तुम। आबिदा, ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें हर जगह फ़ोन किया, मगर जे हॉस्पिटल में बच्चा तंदुरुस्त है, मगर माँ का आखिरी वक्त है। उस पर हैजानी कैफियत तारी हो गई। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे सिवा मेरी कोई बीवी नहीं। तो क्या तुमने उसे तलाक दे दी? दरिंदे, अपने बच्चे की माँ को। अगर उसका बस चलता तो उसका गला घोंट देती। माजिद ने उसे संभालना चाहा, मगर उसने उसका मुंह खसोट लिया, कपड़े फाड़ दिए और दोनों हाथों से मुंह छुपाकर फूट पड़ी। आबिदा, खुदा के लिए रो मत, मेरी बात सुनो। मुझे हाथ न लगाओ। तुम समझ रहे हो मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ? नहीं नहीं, खुदा कसम मैं उस बदनसीब औरत के लिए रो रही हूँ जिसके साथ तुमने दगा की। ओ खुदा, ये क्या किस्सा है? माजिद को कुछ अकल आई। उसने जे हॉस्पिटल फ़ोन किया। हेलो, प्लीज़ क्या आप बता सकते हैं कि कमरा नंबर 6 में मरीज़ का नाम क्या है? बड़ी रद्दो कदह के बाद मालूम हुआ कि कमरा नंबर 6 खाली है। ओह, तो वो मर गई? अय खुदा, तुम कातिल हो। तुमने उसको मार डाला। और तुम्हारा बेटा, बदनसीब बच्चा, अब उसका क्या होगा? यतीम खाने में पलेगा? नहीं, वो यतीम खाने में नहीं पलेगा। उसे माँ का प्यार नहीं मिला। उसका बाप शैतान है। एक मुसीबत हो गई। बड़ी मुश्किलों से जे हॉस्पिटल से गवाही दिलवाई कि कमरा नंबर 6 में किसी औरत के बच्चा नहीं हुआ, न कोई औरत मरी। एक बदहज़मी के मरीज़ लाला जी थे, वो भी 2 दिन हुए रुखसत हो गए। फिर इस मुअम्मे का भेद खुला। माजिद के दोस्त जिन्होंने ये भोंडा मजाक किया था, वो समझे थे आबिदा मजाक पर हंस देगी। बड़ी बहसों के बाद तय हुआ कि वाकई गलती उस अहमक दोस्त की थी और आबिदा की जहनियत की। उसने इस बोहतान का यकीन कर लिया। बात आई गई हो गई, मगर आबिदा इस टेलीफोन के बाद जो उसके दिल पर गुजरी थी, कभी ना भूल सकी। ये बात उसे बार बार डरावना ख्वाब बनकर सताती कि उसके अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है, आखिरी वक्त है और माजिद की नई बीवी उसे ढूंढ रही है, टेलीफोन कर रही है और वो नहीं मिलता, और वो कमरा नंबर 6 में दम तोड़ देती है। मगर 10 बरस गुजर गए, ख्वाब सच्चा साबित ना हो सका। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया,
दोनों तंदुरुस्त हैं, बच्चा न होने की कोई वजह नहीं। तो ये थी जंगली कबूतर की पहली किस्त। कल फिर आऊँगा और आपको इसकी दूसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। आदाब।